मिरर और लेंस में इमेज को हम किस प्रकार से फॉर्म करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले कुछ बातों को हमें जानना जरूरी है। अब वो बात है क्या? सबसे पहला चीज कि किसी भी वस्तु से दो किरण लेंगे। एक किरण, मान लें कि ये वस्तु है, सपोज यहाँ पर सबसे पहले हम मिरर बना लेते हैं। ये हुआ प्रिंसिपल एक्सिस और यहाँ पर उसका फोकल सेंटर होगा और यहाँ पर उसकी वक्रता त्रिज्या का केंद्र हो, तो वक्रता केंद्र कहते हैं। तो हम कहीं पर एक वस्तु को पहले रखते हैं, तो इस वस्तु से, जैसा कि मैंने नोट्स में बना करके आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, तो यहाँ पर है क्या कि ये वस्तु है, PQ वस्तु है। तो इसके किसी भी पॉइंट से हम दो किरण लेंगे। एक किरण इस प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है और ये इसका पूल है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर लेंगे। तो प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर जो भी किरणें आती हैं वो याद रखिए हमेशा परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है, और लेंस रहेगा तो उसमें अपवर्तित हो जाएगी, वह दूसरे की और इमर्ज कर जाएगी, और वो भी समांतर है तो वो भी फोकल सेंटर से ही गुजरती है। और दूसरी किरण क्या करते हैं, हम इसके पोल पर लेते हैं। ये किरण आई, ये पहली किरण है जो फोकस से गुजरी, और ये दूसरी किरण है जो पोल पर लेते हैं। तो कम से कम इस प्रकार से दो किरणों का चयन करते हैं। अब है क्या, यहाँ पर ये नॉर्मल का काम करेगा और ये आपतित कोण अगर आई है तो परावर्तन के नियम के अनुसार क्या होगा कि परावर्तन के बाद उतने ही एंगल से, जितना एंगल ये बनाया उतने ही एंगल से ये परावर्तित होती है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये परावर्तित होने वाली किरण एक दूसरे को जहाँ पर स्वतः रूप से काटती है, ये स्वतः रूप से काट रही है, ये स्वतः रूप से काट रही है, एक दूसरे से स्वतः रूप से मिल रही है, तो जहाँ पर मिलती है ये अनंत की ओर है, इनफिनाइट की ओर है। तो यहाँ पर एक, तो ये P बिंदु का यहाँ पर P डैश प्रतिबिंब बना। उसी तरह से इसके वस्तु के प्रत्येक बिंदु पर हम लेते इस प्रकार की किरणें, तो यहाँ पर सिलसिलेवार ढंग से सभी पॉइंट उसका आता और उसका प्रतिबिंब P डैश Q डैश बनता। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि जो फोकल सेंटर और इसकी वक्रता त्रिज्या, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच कोई भी वस्तु रखे हुए हैं, तो वो प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है। और चूंकि ये स्वतः किरणें काटती है तो ये इमेज जो है वह रियल इमेज है। और देखते हैं जो भी अनंत की ओर होती है, वस्तु अनंत की ओर होती होगी तो प्रतिबिंब छोटा हो जाएगा, प्रतिबिंब अगर हम अनंत की ओर लेते हैं तो वो बड़ा हो जाता है। तो जो भी अनंत की ओर जाएगा वो बड़ा रहेगा और जो F और C के बीच में रहेगा छोटा रहेगा। अब उसी प्रकार से इसमें क्या करते हैं कि इसको शिफ्ट करते हैं, यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो हम क्या देखते हैं कि ये पैरेलल किरण जो का त्यों अपना भूमिका निभाएगा, लेकिन जो दूसरी वाली किरण है उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को भी बढ़ाना पड़ेगा हमको। और ऐसी परिस्थिति में क्या देखते हैं, ये दोनों किरण एक दूसरे के पैरेलल हो जाती है। तो जब हम F पर रखते हैं किसी वस्तु को तो क्या होता है कि उससे दो किरणें जो हम प्रतिबिंब बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, परावर्तन के बाद एक दूसरे के समानांतर हो जाती है और समांतर किरणें एक दूसरे से अनंत पर मिलती हैं। तो जो फोकस पर वस्तु रखा हुआ रहता है उसका प्रतिबिंब इस प्रकार से रियल बनता है, लेकिन अनंत पर बनता है। अब फिर इसको और शिफ्ट करा के देख लीजिए, इसको हम यहाँ पर शिफ्ट करा देते हैं, ये P Q यहाँ पर है। अब
हम ये किरण जो समांतर है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं लेंगे, परावर्तन और आपतन के बाद भी, मतलब ये परावर्तन भी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब है क्या कि ये किरण जो हम दूसरी किरण लेते हैं, जो पूर्व से गुजरने देते हैं, वो उसी एंगल पर, जितना एंगल है उतने एंगल, एक अनुमानता, यहाँ पर तो स्केल नहीं है, अनुमानता हम लेते हैं। तो हम क्या देखते हैं, ये आपस में कहीं पर नहीं मिलेगी, ये डाइवर्स कर जाती है, तो इसको बाय जबरदस्ती हमको मिलाना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में क्या करते हैं, इसको जस्ट अबाउट टू मीट, तो यहाँ पर डॉटेड लाइन से जो मिलाते हैं तो ये क्या हो जाता है, काल्पनिक हो जाता है। तो हम देखते हैं एफ के उधर वस्तु है तो हमें रियल प्रतिबिंब मिलता है, और एफ के जब इधर पर वस्तु आने लगती है तो ये काल्पनिक हो जाती है। दूसरी बात, एफ के उधर अगर वस्तु है तो उल्टा होता है और रियल होता है, और एफ और मतलब ध्रुव और मतलब पोल और फोकल सेंटर के बीच अगर हम बीम को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब सीधा बनता है लेकिन काल्पनिक बनता है। ऐसे जनरली सीधा प्रतिबिंब जो है वह देखने को मिलेगा कि वो काल्पनिक ही रहता है। ठीक इसी प्रकार से हम लेंस में लेते हैं तो हम देखते हैं कि जो कनकेव का यहाँ पर प्रतिबिंब बनाने की जो क्रिया होती है वह लेंस में, उत्तल लेंस, इसमें कनकेव मिरर और उसमें उत्तल मतलब कन्वेक्स लेंस, तो कन्वेक्स लेंस में भी उसी प्रकार से बनेगा। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस लेते हैं, यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया, यहाँ पर हम इस y को y डैश जो एक्सिस ले रहे हैं, यहाँ पर हम एक, आप जानते हैं कि ये हिंदी में ताल कहते हैं और अंग्रेजी में लेंस कहते हैं। अब इसमें भी क्षेत्र बांटेंगे तो इसमें फोकल सेंटर होगा, लेकिन सी के जगह पर इसमें 2f लिखा जाता है, और यहाँ पर पोल है और यहाँ पर ये f डैश, और फिर जितना दूरी ये लिया उतनी दूरी यहाँ लेंगे f, ताकि हमें एक अनुमानतः स्केल मिल जाए। अब जितनी दूरी ये है उतनी दूरी पर ही इसको लेते हैं 2f, तो ये जितनी दूरी पर है उतनी दूरी पर ये अनुमानतः 2f ले, और इधर इन्फिनाइट की ओर है, इधर भी इन्फिनाइट की ओर। अब हम कहीं पर बीम को रख के देखते हैं, थोड़ा सा बोलने में ये परेशानी हो रही क्योंकि कोरोना के पेशेंट रह चुके हैं। ये पी क्यू एक वस्तु है, हम कहीं एफ और 2f के बीच में रख दिए। अब क्या है, फिर उसी तरह से प्रधान अक्ष के समानांतर लेते हैं एक किरण, जो इस किरण में किसी प्रकार के बदलाव नहीं होगा, वो चेंज होते रहेगा चूंकि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस का। तो इसमें तो अब ये उसमें परावर्तित होता था, उसमें परावर्तन का नियम, इसमें अपवर्तन का नियम लगेगा। तो यहाँ पर क्या है, एक मान लिया जाए कि ये एक प्रिज्म का भाग है, तो प्रिज्म में देखेंगे कि किरण आधार की ओर मुड़ता है, तो ये आधार की ओर मुड़ने के क्रम में क्या होता है, नीचे की ओर, और जब भी मुड़ेगी प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर किरण है, तो जब भी मुड़ेंगे तो आफ्टर इमर्जिंग फ्रॉम लेंस इट विल पास थ्रू द फोकल सेंटर एफ डैश। ओके, अगर इसको स्केल से खींचा जाए तो थोड़ा सा यहाँ पर सीधी रेखा आएगी। अब दूसरी किरण उसमें भी ध्रुव पर लिया तो इसमें भी ध्रुव पर ले लीजिए, और जो उसमें क्या परावर्तन के नियम को फॉलो करता है और इसमें अपवर्तन के नियम को फॉलो करता है, तो यहाँ पर जो ध्रुव से किरण गुजरेगी वो बिना विचलन कर गुजरेगी, तो बिना विचलन का गुजरेगी, ज्यों का त्यों यहाँ से गुजर जाती है, मतलब किसी प्रकार का डेविएशन नहीं होता है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि ये किरण एक दूसरे को स्वतः काटते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं काटते कहाँ, पी डैश
क्यू डैश पर। तो यहाँ पर भी हम सॉलिड बनाएंगे क्योंकि रियल प्रतिबिंब बना। जब f और 2f के बीच रखते हैं तो यह f और 2f से बाहर मतलब 2f और अनंत के बीच बनता है। अब उसी तरह से इसको अगर यहाँ पर प्लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों किरण पैरेलल हो जाएगा। देख लीजिए, इसमें प्लेस कीजिए। यहाँ पर प्लेस कर देते हैं PQ वस्तु को। तो हम क्या देखते हैं कि ये दूर से जो गुजरेगी किरण ये एक दूसरे के पैरेलल हो जाती है। आप इसको अच्छी तरह समझने के लिए आप ग्राफ पेपर जो होता है उस पर बना के देखिएगा, एकदम एग्जैक्ट आएगा पैरेलल। तो हम देखते हैं ये पैरेलल हो जाता है। तो F पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब क्या हम कहाँ पर बना, क्योंकि एक दूसरे को यहाँ पर समांतर किरण नहीं मिलती है तो वो अनंत पर कहते कि मिलते हैं, तो इस प्रकार से प्रतिबिंब उसका अनंत पर बनता है। अब लेते हैं इस PQ को शिफ्ट करा देते हैं, यहाँ पर शिफ्ट करा दिए PQ शिफ्ट करा दिए। तो हम फिर क्या देखते हैं, ये इस प्रकार से देखिए अब है कि दोनों डाइवर्ज कर रहा है, कभी नहीं मिलेगा एक दूसरे को। तब ऐसी परिस्थिति में इसको क्या करते हैं, डॉटेड लाइन से मिलाते हैं या काल्पनिक रूप से मिलाते हैं। तो काल्पनिक रूप से मिलाते हैं तो ये इसका प्रतिबिंब भी काल्पनिक बनता है P डैश Q डैश। और जैसा मैंने पहले बताया कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, वस्तु के सापेक्ष सीधा होता है। सीधा होने का यहाँ पर है स्टैंड इरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या देखते हैं कि प्रतिबिंब बहुत बड़ा बना, वस्तु की अपेक्षा बहुत बड़ा बना। तो ये विशालन क्षमता यानी मैग्नीफाइंग पावर इसका बढ़ा दिया जाता है। तो यहाँ पर ये जो है उत्तल लेंस यानी कन्वेक्स लेंस को इसी गुण के कारण हम मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास। अब ये आता है कि मैग्नीफाइंग वास्तव में होता क्या, विशालन क्षमता कि कितना विशालित किया। तो विशालन क्षमता मैग्नीफाइंग पावर जो होता है, मैग्नीफाइंग पावर वह क्या होता है, वह ये बतलाता है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष कितना गुना बड़ा बना। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर प्रतिबिंब का हाइट ले लेते हैं, यहाँ पर वस्तु का हाइट ले लेते हैं तो ये H1/H2 होता है। अगर इसको हम सिमिलर ट्रायंगल से तुलना करते हैं तो यहाँ पर क्या है, ये U है और ये V है। मतलब प्रतिबिंब की दूरी को V से डिनोट किया जाता है और वस्तु की दूरी को U से, तो हम इसको V/U से भी डिनोट करते हैं। तो इस तरह से विशालन क्षमता किसी भी लेंस का हमें V/U मिलता है। H2 क्या है? H ये H1 H, इसको H ले लिया, इसके मतलब हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। H2 मींस H2 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर जो है ना H लिखे, क्योंकि इसमें डैश नहीं दिए, इसमें डैश दे दिए तो H में भी 1 या डैश दे दिए तो मैग्नीफाइंग पावर और H2 यहाँ पर यहाँ पर H जो है लिखाएगा वह H2 नहीं लिखाएगा। ऐसे तो वहाँ भी 2F डैश होगा। हाँ, तो इस प्रकार से हम देखते हैं क्या कि मैग्नीफाइंग पावर जो है वह क्या है, रेशियो है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई या प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। यहाँ पर हम इमेज बनाने के बारे में बतलाएंगे। इसमें क्या है कि कैसे
इमेज का फॉर्मेशन होता है उसको समझाएंगे। ये नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोगों की सुविधा के लिए लिख चुके हैं। तो इसमें क्या होता है कि किसी वस्तु से निकलने वाली हम कम से कम 2 किरणों पर विचार करेंगे। एक किरण लेंगे जो कि प्रधान अक्ष के समानांतर होती है, और दूसरी किरण हम लेंगे जो उसके सेंटर से गुजरती है। हम इसके लिए वीडियो भी तैयार कर चुके हैं और ये आपका पूरा इसमें वर्णन किया हुआ है कि कैसे लेते हैं। एक प्रधान अक्ष के समानांतर लिए और दूसरे उसका ध्रुव से गुजरने वाले। तो प्रधान अक्ष के समानांतर जो रहता है वो फोकस से गुजरती है, और दूसरी किरण जो लेते हैं जो ध्रुव से गुजरती है बिना विचलन का ही वह लेंस से निकल जाती है और दर्पण से परावर्तन के नियम के अनुसार निकलती है। ठीक है, तो अब हम सिंपल मिरर में लेते हैं। ऐसे मिरर कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पर देखते हैं। प्लेनो कन्वेक्स, प्लेनो कनकेव, ये तो लेंस के बारे में है। यहाँ पर प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, मुख्यतः इतने ही मिरर पर हम लोग विचार करते हैं। अब लेंस में लेते हैं प्लेनो कन्वेक्स लेंस, प्लेनो कनकेव, कनकेवो कनकेव, कनकेवो कनकेवो कनकेव और कन्वेक्सो कन्वेक्स। तो 4 प्रकार के लेंस लेते हैं। मिरर में सिंपल प्लेन मिरर है यहाँ पर ये दर्शाया गया है कि ये एक प्लेन मिरर है। तो इसमें कैसे तस्वीर बनता है, तो 2 किरण को लिया, एक किरण प्रधान अक्ष के समानांतर लिया, एक किरण यहाँ पर देखते हैं कि इधर से गया और इधर निकल गया। तो ये दोनों किरणें जहाँ पर मिलते हैं या मिलते हुए प्रतीत होती है, यहाँ पर देखते हैं कि एक किरण ऐसे आई इधर चली गई, दूसरी किरण यहाँ आई ऐसे चली गई, और ये एक दूसरे से डॉटेड लाइन से मिलाते हैं। तो जहाँ मिलती हुई प्रतीत होती है वह काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और जहाँ स्वतः मिलती है वो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो समतल दर्पण होता है उसमें समतल दर्पण को अपने साइज के दुगनी साइज का प्रतिबिंब बनाने की क्षमता रखती है, और समतल दर्पण में हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है, चूँकि हमेशा डॉटेड लाइन से मिला करके बनाते हैं, तो इसीलिए इसमें काल्पनिक रहता है। यह सीधी रहती है वस्तु की अपेक्षा, साइज में इक्वल रहता है, इक्वल डिस्टेंस पर रहता है, और इसमें क्या होता है कि मिरर इन्वर्सन, मतलब दायां हाथ बायां हाथ लगेगा, बायां हाथ दायां, केवल यही इन्वर्सन इसमें होता है, बाकी सब जो बतलाया गया उसी के अनुसार है। अब हम लेते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में ठीक उसी प्रकार से जैसे वीडियो में हम दिखाएंगे कि कैसे वीडियो में प्रतिबिंब बनाया गया है, यहाँ पर भी नोट्स में भी अवेलेबल कर दिए हैं, और कहाँ पर कौन वस्तु को रखेंगे, कैसे प्रतिबिंब बनेगा, वो सारा वीडियो में बताया गया है। एक बार ये बतला देना चाहते हैं कि हम एक प्रधान अक्ष के समानांतर किरण लिया और दूसरी किरण क्या लिया, पोल से गुजरने दिया। ये दोनों किरणें परावर्तन के बाद जहाँ पर मिलती है या जहाँ पर मिलते हुए प्रतीत होती है, वहीं पर
प्रतिबिंब बनता है। अब हम क्या करते हैं कि लेंस में लेते हैं। लेंस में भी उसी प्रकार से है, एक प्रधान अक्ष के समांतर किरण लिया, दूसरा ध्रुव से गुजरने दिया, ये दोनों किरणें जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे उत्तल लेंस है उसी तरह से अवतल दर्पण में भी बनाया जाता है। तो इसलिए उसी प्रकार केवल अंतर ये रहता है कि इसमें उत्तल लेंस है और उसमें अवतल दर्पण है। उसमें दर्पण क्या है, अवतल है, यही अंतर है। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि कुछ फार्मूला इसमें है। तो ये दर्पण का फार्मूला है कि वक्रता त्रिज्या फोकसांतर के दुगना होता है, ये एक फार्मूला है। दूसरा फार्मूला इसमें है 1/v + 1/u = 1/f, ये दर्पण का फार्मूला है। वहाँ भी जो है प्रतिबिंब की दूरी है और u वस्तु की दूरी है, f फोकसांतर है। हम उसी प्रकार से लेंस में चलते हैं। तो लेंस का फार्मूला केवल अंतर यही, यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर माइनस होता है। उसके बाद मैग्नीफाइंग पावर, जो कि वीडियो में भी हमने दिखाया है कि हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, या हम ये भी कह सकते हैं कि प्रतिबिंब से लेंस या दर्पण की दूरी और बटा वस्तु से लेंस की दूरी, दोनों का अनुपात मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर ये बतलाता है कि प्रतिबिंब को कितना गुना ये विशालित बनाया। अगर 1 गुना है तो बराबर है, 2 गुना है तो प्रतिबिंब दुगना बड़ा होगा, अगर 0.5 है यानी आधा हो जाएगा। तो इस प्रकार से m जो है मैग्नीफाइंग पावर का मान आता है। थैंक यू।